आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम पर तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने कहा कि सुरक्षा का तिरंगा कैंपेन के तहत तेलंगाना के साइबर क्राइम ब्यूरो ने आज साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया। हाल ही में तेलंगाना साइबर क्राइम ग्रुप और जिला यूनिट्स ने बहुत अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में साइबर क्राइम पर नेशनल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। नशीले पदार्थों, खाने पीने की चीजों में मिलावट और संगठित अपराध के साथ साथ साइबर क्राइम भी एक बड़ा स्तर खतरा बन गया है। साइबर क्राइम के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग, रिटायर हो चुके हैं, कर्मचारियों, व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को निशाना बनाया जा रहा है। साइबर क्राइम में लगभग 60% मामले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के होते हैं। अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद लोग अभी भी फर्जी इन्वेस्टमेंट ऑफर, फोन कॉल, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ठगे जा रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने से 1 साल के दौरान डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 70% से ज्यादा कम करने में कामयाबी हासिल की है। अब हमारा ध्यान इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्टर शॉर्ट्स, ओटीपी फ्रॉड, केवाईसी फ्रॉड और दूसरे साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन खबरों पर चिंता जताई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोक दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मोदी सरकार इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी गतिविधियों में कथित बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई है। उन्होंने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच में कथित बदलाव को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। खड़गे ने पूछा कि क्या पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने टक्सिंग के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और क्या भारत की पहुंच शेरा 5 यानी एक तय पेट्रोलिंग पॉइंट तक नियमित रूप से नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुड़े 2015 के कैश फॉर वोट मामले की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करनी होगी, क्योंकि इस मामले में पहले सुनवाई करने वाले जज रिटायर हो चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में याचिकाएं सुनते हुए यह बात कही। इस मामले की सुनवाई पहले भी हो चुकी थी और पिछले बेंच के सामने यह अंतिम सुनवाई के चरण तक पहुंच गया था। सीजीआई ने साफ किया है कि मामले को उस चरण से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जहां इसे छोड़ा गया था, बल्कि मौजूदा बेंच के सामने इसकी नए सिरे से सुनवाई करनी होगी। रेवंत रेड्डी और सेंट्रा वेंकटा वीरैया ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थी। बाद में बीआरएस नेता भी इस कार्यवाही में शामिल हो गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मकसद भारत के युवाओं के हितों की रक्षा करना है। मैं अभिजीत दीपके और दास तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे हित उनके हितों जैसे ही है, यानी छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना। नहीं, ऐसा है, देखिए जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसलिए कहीं किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दीपके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात, वो पैसा कुछ नहीं है। लेकिन
देखिए बात यह है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दीपके जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे देश को, पर्टिकुलरली द लॉ स्टूडेंट्स, द यंग लॉयर्स, दे नो इट। अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला लॉयर यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा ये करना बार काउंसिल का काम है। मैं मैंने ये भी जो आदेश आनंद फानंद में एक आदेश हुआ लेकिन तुरंत काउंसिल ने रोका, काउंसिल में मीटिंग हुई, काउंसिल ने उसको विड्रॉ किया और अपना पर्पस ये था कि जुडिशरी से लॉ स्टूडेंट्स को कोई क्लैश ना हो, उनको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत ना हो। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप जो मिलता है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। 1 हफ्ते का होता था वो 2 दिन का हो गया है, अब उसमें भी कोई बाधा पहुंचेगी तो लॉ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो मनसा ये है, जो दीपके जी चाहते हैं, जो सौरभ दास जी चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का जो वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उनका राइट्स प्रिविलेज जो है सो वो प्रोटेक्टेड रहे। बस इतना ही पर्पस है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट को उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सितंबर 2025 में करोड़ भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवार को मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस JB पार्थिवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसके तहत करोड़ भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि क्या किसी त्रासदी के पीड़ितों को राज्य द्वारा रोजगार देने में क्या समस्या है। राहुल गांधी के दिल्ली में प्रोग्राम और बीजेपी के निशाना साधे जाने के बाद से लगातार बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच महेश तिंगकई का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सवालों के जवाब और जिस तरीके से उन्होंने किया है उसका जवाब बहुत जल्द हम देंगे। पागलपन के लिए एक मार्क रहता है, लेकिन राहुल गांधी एक अपोजिशन लीडर होने के नाते ये जो कहने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कुछ उन्होंने बताया पूरा गलत है। भारतीय जनता पार्टी उसको कंडेम करता है। आने वाला दिन में इसको स्ट्राइक भी हम करेंगे। सर देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिर भी हम उसके अंदर दखलंदाज नहीं दे सकते। लेकिन जो भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी में वो सब कुछ ठीक नहीं है। एक घर 3 दरवाजे से हो चुका है ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में। आने वाले दिन में इसमें बहुत भारी पड़ेगा, ये तो पक्का है कर्नाटक में। RSS हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे और किसकी आलोचना करेंगे। जयशंकर तो बस एक कठपुतली हैं। जब प्रधानमंत्री हर चीज का श्रेय लेते हैं और लोगों से गले मिलते हैं तो हम और किसकी आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री खुद ही अपने पद का अपमान कर रहे हैं। ऑब्वियसली और किसकी करेंगे। जयशंकर तो कठपुतली, उसकी क्या निंदा करेंगे। भाई सब कुछ तो मोदी जी हैं। जब सब कुछ ही मोदी जी हैं, हर चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं, जप्पियां डालने ये जाते हैं, तो फिर किसको आप क्या जयशंकर को की निंदा करें। हम किसकी करें। बीजेपी कहती है ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। अरे तो पद का अपमान प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं तो हम क्या, हमारी जरूरत थोड़ी उन्हें, वो खुद ही कर लेते हैं। हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब वो खुद अपमान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो तो रोज अपने पद का अपमान करते हैं। तो जो बात आप अभी भी अगर आपको या किसी को भी कोई शक है तो माफ कीजिएगा, फिर क्या ही बोले हम। रोज आपको कभी टैरिफ पे, कभी रशियन ऑयल पे, हर जगह आप सबकी शर्तें मानते चले जा रहे हो। चीन के सामने घुटने टेक रहे हो, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हो। 2-3 साल पहले तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, अब कहां है पापा। तो अब भी आपके मन में क्या शक बचा। आपको कहीं भी हमारी विदेश नीति में हम सीधे खड़े हुए दिख रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं।
अब क्या मन में आपके शक है? तो प्रधानमंत्री ने पूरी डिप्लोमेसी अपने बारे में बना दी। आई मी माई सेल्फ, ये कोई फॉरेन पॉलिसी होती है? कर्नाटक में इसके पहले भी आरएसएस को लेकर लगातार कांग्रेस द्वारा बयानबाजी को लेकर बीजेपी खफा है और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी भी चर्चा है कि सदन के अंदर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें कोई भी संगठन अगर कहीं पे भी वो अपना कोई प्रचार प्रसार या कोई मंच सजाती हो तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। इसी बीच अब इस पूरे मामले को लेकर सेठ रवि का भी बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आना। हम अभी तक हमारा पास कोई बिल अपना पास नहीं है। बिल देखने के बाद हम रिएक्शन कर सकता है। हाँ, हम कुछ कानून ला सकता है। उस कानून संविधान को खिलाफ है तो कानून न्यायालय में रिजेक्ट हो जाता है। पहले बिल लाना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अंदर कुछ गड़बड़ है ऐसा दिखता है। राजनीति में ये बोलता है ना, उसके अंदर कुछ दर्द रहता है। मुझे लगता है उनका मन में भी कुछ दर्द है। कांग्रेस के अंदर सब ठीक नहीं है ऐसा दिखता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति की सभ्यता, संस्कृति और आत्मसम्मान की भावना खत्म हो जाती है तो उसका आचरण और व्यवहार भी खत्म हो जाता है। मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस सोच के बारे में बात कर रहा हूं जो भारत की सभ्यता, उसके मूल्य और उसकी शानदार परंपराओं को धूमिल करना चाहती है। जब व्यक्ति की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और स्वाभिमान सब कुछ मर जाता है तो उसके आचार, व्यवहार और शब्द रचना भी समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति गंदी नाली में खेलने लग जाता है, कीड़ों के साथ रहने लग जाता है, तो उसकी मानसिकता भी वैसे ही विकृति के साथ पनप जाती है। और मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उस सोच की बात कर रहा हूँ जो सोच भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कारों को और भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसको कलंकित करने का काम कर रही है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बादल परिवार की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उस परिवार को कई सालों से जानती हूँ। मैंने कल उनकी पत्नी हरसिमरत बादल से भी बात की क्योंकि हम बहुत चिंतित हैं। जरा सोचिए, सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, हमारे राज्य में आते हैं और दर्शन करने के लिए नांदेड़ जाते हैं और वहाँ पर यह घटना हो जाती है। एक तो बादल फैमिली की सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। मैं बहुत सालों से उस फैमिली को जानती हूँ, हमारे पारिवारिक संबंध रहे। कल मैंने भी हरसिमरत बादल जी जो उनकी पत्नी है उनसे कांटेक्ट किया, उनसे सबसे बात की क्योंकि हमें बहुत चिंता हो रही है। आप सोचिए, सुखबीर सिंह बादल जी एक डेप्यूटी सीएम रहे बहुत सालों से, वो हमारे राज्य में आते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं नांदेड़ में और वहाँ हल्ला होता है। तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये? एक राज्य से यहाँ एक श्रद्धा से, विश्वास के नाते सुखबीर भैया यहाँ आए, तो जिस तरह से उन पर हमला हुआ, ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मैंने देखा कि देवेंद्र जी ने भी उनको फ़ोन किया, प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन किया, ये उनका बड़ापन है। लेकिन महाराष्ट्र में अतिथि देवो भव, हम भगवान मानते हैं बाहर से कोई आता है तो। पंजाब से दर्शन करने सुखबीर भैया यहाँ आए और उन पर हमला हुआ, ये बहुत महाराष्ट्र के लिए बहुत बहुत शर्मनाक चीज़। और किसी के लिए, वो सुखबीर भाई हमारे भाई है इसलिए नहीं, किसी के भी लिए ऐसा हल्ला हो तो ये शर्मनाक है। ये कंप्लीट पुलिस इंटेलिजेंस फेलियर है क्योंकि उनको बड़ी सिक्योरिटी है। कहाँ देश में कहीं भी जाते हैं तो सुखबीर भाई को बहुत बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।